हेलो दोस्तों, हम लोग रेडियो एक्टिवता पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखिए आज हमको रेडियो एक्टिवता में देखना है कि जो अल्फा उत्सर्जन, देखिए अल्फा उत्सर्जन क्या होता है कि अल्फा कण का जब उत्सर्जन होता है तो क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा उत्सर्जन का मतलब होता है अल्फा कण का निकलना। ठीक है, किसी परमाणु से अल्फा कण का निकलना ही अल्फा उत्सर्जन है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब किसी परमाणु से, ठीक है, किसी परमाणु से अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर, ठीक है, किसी परमाणु से अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर परमाणु भार में 4 तथा परमाणु संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट्स है, कोई एटम है, उसमें से अगर अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तो एक अल्फा कण निकलने पर परमाणु भार में कितनी 4 की तथा परमाणु क्रमांक में कितनी 2 की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट्स या एटम है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक Z और परमाणु भार कितना है A है। ठीक है, तो जब इसमें से अल्फा कण निकलेंगे, ठीक है, तो क्या कहा गया, जब अल्फा कण निकलते हैं तो जो एलिमेंट्स होता है उसके परमाणु क्रमांक में कितने की 2 की कमी, अर्थात Z था पहले तो Z-2 हो जाएगा। ठीक है, और परमाणु भार में 4 की कमी, तो पहले A था तो A-4। ठीक है, जो बदला हुआ जो अगला तत्व होगा उसका क्या हो जाएगा A-4। ठीक है, अब देखिए परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या बदल गई तो जाहिर सी बात है कि जो एलिमेंट्स या एटम हमने लिया था वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा देखिए दो जो परमाणु क्रमांक घटा वो यहाँ पे आ गया और जो परमाणु भार जो 4 की कमी हुई वो ये, अर्थात 2 परमाणु क्रमांक और 4 परमाणु भार वाला जो तत्व है वो तो हम जानते हैं क्या है, हीलियम। ठीक है, तो अर्थात है अल्फा कण का निकलना, अर्थात किसी एटम से हीलियम का क्या हो जाता है, निकलना। ठीक है, जो हीलियम, देखिए हमने बताया था कि जो अल्फा कण होता है वो क्या होता है, हीलियम नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, अब हीलियम नाभिक का मतलब क्या, देखिए हीलियम नाभिक में क्या होता है, ये देखिए हीलियम नाभिक का हम देखिए पहले में क्या होगा, जो हमारा जो पहला कोष होता है, मान लीजिए नाभिक है। ठीक है, तो जो ये पहला होगा इसमें 1 और 2, ठीक है, ये नाभिक है तो नाभिक में हीलियम नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन और इस जो हो गए नाभिक में, ठीक है, हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन और नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 क्या रहेंगे, न्यूट्रॉन। ठीक है, इस नाभिक में जो पॉजिटिवली चार्ज वाला होता है क्या होंगे, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन, अर्थात ये जो हीलियम नाभिक के बराबर ही अल्फा कण पर क्या होता है, आवेश। तो अर्थात हम कह सकते हैं जो अल्फा कण का निकलने का मतलब अर्थात हीलियम नाभिक का। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं, देखिए यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 92 और परमाणु भार कितना है 238। ठीक है, अब देखिए यूरेनियम के जब तत्व में से अल्फा कण या फिर एटम में से अल्फा कण निकलते हैं, ठीक है, मान लेते हैं अगर एक अल्फा कण निकला तो क्या हो जाएगा, इस हमने बताया कि अल्फा कण निकलने पे परमाणु क्रमांक में कितनी 2 की कमी, तो यहाँ 92 है तो एक अल्फा कण निकला तो ये क्या हो जाएगा 90 जो आने वाला है। ठीक है, जो अगला तो अल्फा कण निकलने के बाद जो तत्व बनेगा उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा 90 और इसके परमाणु भार में कितने की कमी होती है 4 की, तो 238 में अगर हम 4 घटा दें तो क्या हो जाएगा 234। ठीक है, अब देखिए अब हमको आवर्त सारणी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो 90 है
किस एलिमेंट का 90 परमाणु क्रमांक होता है? तो किसका होता है दोस्तों? थोरियम का। ठीक है, तो ये हो गया थोरियम। ठीक है, तो ये थोरियम बन गया। अब जो दो परमाणु क्रमांक में कमी हुई और जो परमाणु भार में 4 की, तो क्या बन जाएगा हमारा? हीलियम। ठीक है, ये ऐसे होता है। इसको रेडियो एक्टिव अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अल्फा कण निकलने पे हमेशा याद रखिएगा परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु भार में 4 की कमी होती है। ठीक है, कमी होती है। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, आपको केवल एक चीज़ याद करना है कि Z-2 A-2। Z का मतलब जानते ही हैं परमाणु क्रमांक और A का मतलब परमाणु भार, तो Z-2 A-4। ठीक है, ये क्या होता है? अल्फा उत्सर्जन पे याद रखिएगा Z-2 और A-4। ठीक, अब देखिए ये तो बात हो गई अल्फा उत्सर्जन की। अब देखिए बीटा कण उत्सर्जित होता है तो क्या होता है? अब देखिए बीटा उत्सर्जन का मतलब वही किसी परमाणु से बीटा कण का निकलना। ठीक है, यही क्या होता है? बीटा उत्सर्जन। तो देखिए बीटा उत्सर्जन में क्या होता है? किसी परमाणु से बीटा कण, ठीक है, का उत्सर्जन होने पर परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक होगा वो 1 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तथा परमाणु भार क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। मतलब परमाणु भार में नो चेंज रहेगा। ठीक है, और परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम मान लें कि कोई एलिमेंट या एटम है जिसका परमाणु भार Z है और जिसका परमाणु क्रमांक Z है और परमाणु भार क्या है? A। ठीक है, तो कहा गया है बीटा कण निकलेगा तो परमाणु भार में क्या होगी? 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो Z है तो जब बीटा कण निकलेगा तो क्या हो जाएगा? Z+1। ठीक है, 1 की वृद्धि मतलब 1 क्या कर देना है हमको? परमाणु क्रमांक में जोड़ देना है। और जो द्रव्यमान संख्या है या परमाणु भार वो क्या होगा? सेम ही रहेगा। ठीक है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होएगा। अब देखिए क्या होगा अगर हम ले लेते हैं कोई एलिमेंट्स, जैसे थोरियम को हमने ले लिया है। ठीक है, थोरियम का देखिए परमाणु क्रमांक कितना है? 90 और परमाणु भार कितना है? 234। ठीक है, तो अब देखिए हमने कह दिया कि इसमें से क्या निकला? एक बीटा कण। तो क्या होगा कि तो देखिए जो अगला एलिमेंट्स बनेगा उसमें क्या होगा? 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 90 है इसका परमाणु क्रमांक, तो क्या हो जाएगा? 91। और परमाणु भार जो है वो क्या रहेगा? वो तो सेम ही रहेगा, अर्थात 234। ठीक है, तो देखिए किसका 91 होता है परमाणु क्रमांक? प्रोटेक्टेनियम का। इसको हम Pa से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब बहुत ही रेडियो एक्टिव तत्व है जो कि 80 के बाद या 83 के बाद ही आते हैं। ठीक है, तो जितने भी है रेडियो एक्टिव तत्व 80 या 83 परमाणु क्रमांक के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा? 90 है तो 91 हो जाएगा। ठीक है, अगर Z है तो Z+1, मतलब एक परमाणु क्रमांक में हमको क्या कर देनी है? वृद्धि कर देनी है, बढ़ा देना है। और ये क्या हो गया? इसको हम बीटा कण के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, या तो हम बीटा कण लिख लें या तो इसको बीटा कण को इस रूप में हम प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे अल्फा कण को हमने हीलियम से प्रेजेंट किया था, यहाँ पे बीटा कण को इससे। ठीक है, अब देखिए गामा उत्सर्जन क्या है। ठीक है, तो देखिए जो गामा कण होते हैं जब वो उत्सर्जित होते हैं तो क्या होता है? देखिए अल्फा कण उत्सर्जन पे 2 परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, एक बार रिपीट कर लेते हैं, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी। जब बीटा कण उत्सर्जित हुआ तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि
और परमाणु भार में 9 चेन। ठीक है। और अब देखिए गामा कण पे क्या होता है। जब गामा कण उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, किसी परमाणु से गामा कण का उत्सर्जन होने पर परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। अर्थात जो परमाणु क्रमांक है वो द्रव्यमान संख्या है सेम ही रहेगी अगर गामा कण उत्सर्जित होते हैं। ठीक है। अब देखिए ये तीनों का हमने पढ़ लिया। अल्फा उत्सर्जन पे क्या होता है, बीटा उत्सर्जन पे क्या होता है और गामा उत्सर्जन पे। ठीक है। बहुत से क्वेश्चन इसी टाइप के आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। यही एग्जाम नहीं, और भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि अल्फा कण निकल जाएंगे, कि किसी एलिमेंट से इतने अल्फा कण निकलते हैं तो कितना उसका परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है, या फिर परमाणु भार होएगा। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन की हम लोग अगली वीडियो में बताएंगे। अब देखिए जो हमारा अगला है, देखिए क्या है कि जो सोडी समूह विस्थापन का जो नियम है क्या है। देखिए एक सोडी जो थे वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने एक नियम अपना प्रस्तुत किया समूह विस्थापन का, यही रेडियो एक्टिवता के बारे में है। ठीक है। तो देखिए आइए हम उनके नियम को पढ़ते हैं। तो देखिए उन्होंने अपने नियम में कहा किसी रेडियो एक्टिव परमाणु, ठीक है, किसी रेडियो एक्टिव परमाणु में से अगर एक अल्फा कण के उत्सर्जन से जो प्राप्त नया परमाणु होगा वो आवर्त सारणी में, ठीक है, अगर एक अल्फा कण निकलते हैं या उत्सर्जित होते हैं तो जो नया परमाणु बनेगा वो आवर्त सारणी में मूल परमाणु से 2 स्थान, ठीक है, बाईं ओर, ठीक है, जो परमाणु बनेगा वो अपने मूल एलिमेंट्स, जो पहले जहाँ एलिमेंट्स था या परमाणु था उससे 2 स्थान, मतलब 2 कदम कहाँ चला जाएगा, 2 समूह विस्थापित होकर कहाँ चला जाएगा, बाईं ओर। ठीक है। तथा एक बीटा कण के उत्सर्जन से जो प्राप्त नया परमाणु होगा वो आवर्त सारणी में मूल परमाणु से एक स्थान दाईं ओर चला जाता है। ठीक है। क्या कहा उन्होंने, अगर अल्फा कण निकलते हैं किसी परमाणु से तो वो अपने मूल स्थान से कहाँ चला जाएगा, 2 स्थान बाईं ओर। और अगर बीटा कण उत्सर्जित होता है उसी एलिमेंट से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो आवर्त सारणी में अपने मूल परमाणु से कहाँ चला जाएगा, एक स्थान दाईं ओर। देखिए बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कह दी। अब देखिए एलिमेंट्स को हम जैसे अगर हम कह दिए अल्फा कण निकला तो हम तुरंत बता सकते हैं कि जो अगला जो एलिमेंट्स बन रहा है वो क्या होगा, या जो एटम है वो क्या होगा। ठीक है। अब देखिए इसको हम आवर्त सारणी के द्वारा समझते हैं। ये आवर्त सारणी है। तो देखिए जो सोडी ने कहा कि क्या कहा इन्होंने, देखिए एक बार फिर देख लेते हैं कि अल्फा कण के उत्सर्जन से जो प्राप्त नया परमाणु होता है वो आवर्त सारणी में अपने मूल स्थान से कहाँ चला जाता है, 2 स्थान बाईं ओर। ठीक है। तो हम देख लेते हैं, एक हम तत्व ले लेते हैं कोई रेडियो एक्टिव। तो देखिए जो 80 के बाद जितने भी तत्व आते हैं वो सब रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है। तो हम ले लेते हैं पोलोनियम। ठीक है, ये हमने ग्रीन मार्क से बता दिया है, ये पोलोनियम है। ठीक है। तो देखिए अब पोलोनियम से अगर अल्फा कण निकलते हैं, ठीक है, पोलोनियम से अगर एक अल्फा कण हमने निकाला तो सोडी के नियम के अनुसार जो तत्व बनेगा वो क्या होगा, 2 स्थान बाईं और आवर्त सारणी में ना, तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, बाईं ओर। तो पोलोनियम हमने लेके चला तो ये हो गया 1 और ये 2, अर्थात Pb हमारा क्या होगा, अगला जो मिलने वाला जो तत्व होगा अल्फा कण निकलने के बाद वो होगा Pb अर्थात लेड। ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, पोलोनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 84, और एक अल्फा कण निकलने पर परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होती है, 2 की।
तो 84 से 82 हो गया। अर्थात ये हमारा बिल्कुल नियम इन्होंने सही बताया। कितनी अच्छी बात इन्होंने, कितना अच्छा ट्रिक बताया। आवर्त सारणी में डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि अगला तत्व क्या मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एक और हम ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए यूरेनियम। ठीक है, ये रहा यूरेनियम। यूरेनियम अगर हम लेते हैं तो अगर अल्फा कण निकलेगा तो क्या 2 स्थान बाई और हमको चलना है, तो क्या हो जाएगा, ये 1, ठीक है, और ये 2, अर्थात हमारा क्या मिल जाएगा, थोरियम। ठीक है, अगर हम यूरेनियम लेके चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, थोरियम, 1 अल्फा कण निकलने पे। अब देखिए इसी प्रकार अगर हम देखते हैं बीटा कण के लिए, तो देखिए बीटा कण के लिए क्या कहा, बीटा कण के उत्सर्जन से जो प्राप्त नया परमाणु होता है वो आवर्त सारणी में मूल परमाणु से एक स्थान दाईं ओर चला जाता है। अर्थात अगर हम एक तत्व, कोई भी तत्व ले लेते हैं, देखिए जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए लेड ले लेते हैं। ठीक है, लेड ले लेते हैं तो देखिए लेड कहाँ है, ये रहा लेड। ठीक है, 82 है इनका परमाणु क्रमांक। तो देखिए एक बीटा कण निकलने पे क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो 82 है तो क्या हो जाएगा, 83। और इन्होंने यही तो बताया कि जो पीबी अर्थात मतलब जो भी कोई मूल परमाणु जो इस स्थान पे है उससे एक स्थान दाईं ओर चला जाता है। ठीक है, तो देखिए एक स्थान दाईं ओर का मतलब इस डायरेक्शन में, ये दायां साइड है, तो क्या हो जाएगा, विस्मित। विस्मित हमारा क्या हो जाएगा, जो बीटा कण निकलने के बाद अगला तत्व होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और देख लेते हैं। तो देखिए लेड के अलावा हम ले लेते हैं थोरियम। ठीक है, तो देखते हैं हम थोरियम में। तो देखिए थोरियम में क्या है कि अगर थोरियम से एक बीटा कण निकला तो हमको कहाँ चलना है, दाईं ओर 1 कदम। तो क्या हो जाएगा, एक साइड इस साइड चलेंगे तो कि ये क्या हमको मिल जाएगा, प्रोटेक्टेनियम। अगर थोरियम से एक बीटा कण निकलेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रोटेक्टेनियम। इस प्रकार से हम आवर्त सारणी से बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि बीटा या अल्फा कण के उत्सर्जन से जो अगला तत्व मिलेगा वो कौन सा होगा। ठीक है, ये सोडी का बहुत ही अच्छा नियम था ना, क्योंकि इन्होंने बता दिया डायरेक्टली हम ट्रिक आवर्त सारणी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.